नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों में सलू वंश, तलु वंश और अरविदु वंश के ऊपर अपना व्याख्यान दूंगी। सलू वंश के जो शासक रहे हैं उसमें नरसिंह के बारे में अगर हम बात करें तो पता लगता है कि साहित्यिक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि संगम शासकों और सलू परिवार में घनिष्ठ संबंध था। दोनों स्वयं को यादव परिवार का सदस्य और चंद्रवंशी मानते थे। सिंहासन हड़प कर सलू नरसिंह ने साम्राज्य के अनेक उपद्रवी जागीरदारों को ईर्ष्यालु बना दिया था, जो काफ़ी समय से कहते हैं केंद्रीय सरकार की बेधड़क अवज्ञा कर रहे थे। उसकी दृढ़ कार्यवाही ने निसंदेह उसकी स्थिति निरापद कर दी थी, लेकिन आंतरिक दलबंदी से वह विदेशी शत्रुओं के विरुद्ध प्रभावकारी कार्यवाही नहीं कर सका था। पुरुषोत्तम गजपति ने नरसिंह के विरुद्ध विद्रोह करके कोडाविंडु, उदयगिरी और अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। फिर भी हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि नरसिंह ने साम्राज्य को पूर्ण पतन से बचाया था और लगभग 5 वर्ष तक शासन करने के पश्चात 1491 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात कहते हैं नरस नायक शासक बना। शिलालेखों से स्पष्ट होता है कि नरस नायक निष्ठावान नहीं था, वरन उसने अपने स्वामी के वचनों को भी पूरा करने का प्रयत्न किया। नरस नायक का समय भी शांतिपूर्ण नहीं बीता था। कहते हैं पारिजात अपहरणम नामक ग्रंथ उसके बीजापुर, बीदर, मदुरा और श्रीरंगपट्टम इत्यादि के शासकों के विरुद्ध किए गए अनेक सफल अभियानों का संकेत करते हैं। 1503 ईस्वी में नरस नायक का कहते हैं निधन हो गया था। उसके पश्चात तलु वंश हुआ, जिसमें तलु वंश में सबसे पहले वीर नरसिंह ने सिंहासन को प्राप्त किया। कहते हैं 1505 ईस्वी में नरस नायक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र वीर नरसिंह ने सलू वंश के अंतिम शासक को गद्दी से उतारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था और तल्लु वंश की नींव डाली थी। 1509 ईस्वी में कहते हैं उसकी भी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात कृष्णदेव राय ने शासन किया 1509 से 1530 ईस्वी तक। यह कहते हैं इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। राज्यारोहण के समय कृष्ण राय को विविध समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था, यहाँ तक कि राज सत्ता पर उसका अधिकार भी मजबूत नहीं था। युवराज के दावे की अवज्ञा कर सलू तिम्मा द्वारा उसे सम्राट बनाया गया था। निराश राजकुमार और उसके सौतेले भाई इसके लिए सब स्थायी संकट बने रहे थे। कृष्णदेव राय के राज्यारोहण के समय कहते हैं उत्तर के मुसलमान शासक वास्तव में विजयनगर से युद्धरत थे। पश्चिमी तट पर पुर्तगाली भी धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे थे। राय को सिंहासन पर बैठे अभी 5 माह से भी अधिक नहीं हुए थे जब पुर्तगाली राजदूत ने उसके समक्ष एक दूरगामी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार करना कहते हैं राय के लिए हितकर नहीं था। राय ने अत्यंत कुशलता से स्थिति को संभाला। उसने सलू तिम्बा को उसके पद पर स्थायी कर दिया और स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए अपने भतीजे और सौतेले भाइयों को, जो कि उसके लिए स्थायी संकट थे, चंद्रगिरी के दूरस्थ दुर्ग में नजरबंद कर दिया था। उसने राज्य के राजस्व और सैनिक मामलों की भी जांच की। पुर्तगाली दूत को अस्पष्ट उत्तर देकर उसने लौटा दिया था। इस प्रकार वह एक नई उलझन से बच गया और साम्राज्य की सुरक्षा की पूर्ण तैयारी में वह लग गया था। इसके बाद राय ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से युद्ध किया और उसे परास्त किया। 1512 में उसने अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानों के विरुद्ध भी अनेक युद्धों में भाग लिया। 1512 के बाद उसके उत्तरी सैनिक अभियान समाप्त हो गए थे। उत्तरी सीमा से खतरा टल जाने के बाद राय ने अपने राज्य के विद्रोही सरदारों का दमन किया और इस अभियान में कहते हैं मैसूर में उमतुर के गंगराज की पराजय और टापू पर बसे सिवन समुद्रम दुर्ग को उसके आसपास बहने वाली कावेरी के पानी को हटाकर अधिकृत करना उसकी महान सफलताएं थी। आंतरिक शांति और सुरक्षा स्थापित कर उसने उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र
गजपति के चंगुल से साम्राज्य के पूर्वी जिले छुड़ाने की व्यापक तैयारी की थी। सफलता हेतु कृष्ण राय को गहरी चिंता थी। कहते हैं इसका अनुमान उसकी 3 बार तिरुमलई पहाड़ी की यात्रा से लगाया जा सकता है, जब उसने भगवान श्री वेंकटेश्वर के लिए बहुमूल्य दानों की घोषणा की थी। इस अभियान में उसे सफलता मिली और विजय स्मारक के रूप में वह बालकृष्ण की एक मूर्ति साथ लाया था। दूसरा अभियान उसने कोंडाविडू के गजपति को पराजित करने के लिए किया और नूनीस के अनुसार दुर्ग पर अधिकार के पूर्व राय ने गजपति को पराजित किया और उसे मार भगाया था। गजपति की शक्ति को पूर्णतः समाप्त करने के लिए राय ने लगभग 1515 ईस्वी में अपने तीसरा अभियान पर अमल करना शुरू किया था। इस अभियान में भी विजय कृष्ण राय के पक्ष में ही रही, किंतु शीघ्र ही राय को अपनी उत्तरी सीमा की रक्षा हेतु एक अन्य युद्ध भी करना पड़ा था। अपने इन उत्तरी अभियान हेतु उसने पैदल, घुड़सवार, हाथियों की एक विशाल सेना सहित प्रस्थान किया। रायचूर के दुर्ग को उसने घेरा। रायचूर में विजयोल्लास और उसके पश्चात गुलबर्गा के विनाश के साथ कृष्ण राय के सैनिक अभियान समाप्त हो गए थे। इन सैनिक कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप उसकी सत्ता पश्चिम में दक्षिणी कोंकण, पूर्व में विजयगापट्टनम और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के छोर तक फैल गई थी। हिंद महासागर में स्थित कुछ द्वीप भी उसका प्रभुत्व स्वीकार करते थे। राय के काल में विजयनगर राज्य की शक्ति और प्रतिभा पराकाष्ठा को पहुंच गई थी। कृष्णदेव राय जितना कहते हैं महान विजेता था, उतना ही योग्य शासक भी था। उसने साम्राज्य की शासन व्यवस्था का पुनः संगठन किया। वह स्वयं विद्वान, सुसंस्कृत और विद्या का संरक्षक था। वह अपने धार्मिक उत्साह और सहिष्णुता के लिए भी विख्यात था। यद्यपि वह वैष्णव धर्मावलंबी था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी उसका व्यवहार सहिष्णुतापूर्ण था। उसने पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क के साथ मित्रतापूर्ण संबंध कायम किया। 1529-30 के लगभग उसकी मृत्यु हो गई। विदेशी और भारतीय लेखक इस विषय में एक मत है कि कृष्णदेव राय का स्थान असाधारण शासकों के समकक्ष है। अच्युत राय की बात करें तो कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी इसका भाई अच्युत राय हुआ, जिसने 1542 ईस्वी तक शासन किया। कहते हैं किंतु यह दुर्बल शासक था। यह नाम मात्र का राजा बना। वास्तविक शक्ति उसके प्रसिद्ध मंत्री राम राय के हाथों में रही। राम राय महत्वाकांक्षी तो था, किंतु अनीतिज्ञ था। इसी बीच प्रताप रुद्र, गजपति और आदिल शाह ने पूर्व के दशकों में खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से एक साथ विजयनगर पर आक्रमण किया। गजपति कहते हैं पराजित हुआ, लेकिन आदिल शाह आसानी से नहीं हराया जा सका। अच्युत राय इस स्थिति को चुपचाप सहन कर गया, क्योंकि दक्षिण में उसे अपने मंत्री सोलप्पा यानी कि सलूर नरसिंह नायक के नेतृत्व में एक विकट विद्रोह का सामना करना पड़ा था। इस समय उसने आदिल शाह को अकेला छोड़कर विद्रोही मंत्री के विरुद्ध युद्ध करना ज़्यादा उचित समझा। राजनाथ दिंदिया अपनी अच्युताराय भद्यम में इस अभियान का वर्णन करता है। 1532 ईस्वी तक विद्रोहियों और उनके साथियों को कुचलकर संपूर्ण दक्षिण की निष्ठा उसने पुनः प्राप्त कर ली थी। इसी बीच आदिल शाह की भी मृत्यु हो गई थी। उसके पुत्रों मल्लू और इब्राहिम में गद्दी के लिए संघर्ष हो रहा था। ऐसी स्थिति में मौका पाकर अच्युत राय ने रायचूर का दुर्ग जो था वो घेर लिया था और इस पर अपना अधिकार कर लिया था। किंतु अच्युत राय की इन सफलताओं के बाद विजयनगर में आंतरिक कलह उत्पन्न हो गया, जिसका इब्राहिम आदिल शाह ने फायदा उठाया और रायचूर कहते हैं उसने वापस जीत लिया और साथ में ही कहते हैं 10 लाख स्वर्ण भी उसने प्राप्त किए थे। सदाशिव राय कहते हैं अपने जीवन और ताज सहित सभी वस्तुओं के लिए राम राय और उसके भाइयों का आभारी था। उसके शासनकाल की समस्त घटनाएं राम राय द्वारा ही नियंत्रित होती थी। सदाशिव राय जो था वो केवल एक नाम मात्र का राजा था। राम राय ने दक्षिण के मुसलमान राज्यों के आंतरिक कलह में हस्तक्षेप किया,
क्योंकि वह समझता था कि ऐसा करने से विजयनगर साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो जाएगी। 1543 ईस्वी में उसने बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा और अहमदनगर से मित्रता कर ली थी। कुछ वर्षों उपरांत उसने अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर और गोलकुंडा का साथ दिया। अहमदनगर पर सम्मिलित आक्रमण किया गया। विजयनगर की सेना ने शत्रु को खूब रौंदा और कहा जाता है कि उसने मस्जिदों को रौंदा, तोड़ा और कुरान का अपमान किया। इस्लाम के इस अपमान का स्वार्थी लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया, जिसके फलस्वरूप दक्षिण के सुल्तानों का विजयनगर के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बन गया था। परिणाम क्या निकला? तालीकोटा का युद्ध हुआ। 1565 ईस्वी में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की सम्मिलित सेनाओं ने 23 जनवरी 1565 ईस्वी को विजयनगर पर आक्रमण किया। ये कहते हैं ऐतिहासिक युद्ध था। कहते 70 वर्षीय रामराय ने उल्लेखनीय साहस प्रदर्शित किया, किंतु वह पकड़ा गया था। अहमदनगर के सुल्तान ने स्वयं अपने हाथों से उसका वध कर दिया था। विजेताओं को घोड़ों, गुलामों के अतिरिक्त कहते हैं जवाहरात, हथियार, नकदी के रूप में अतुल लूट का माल मिला। विजयनगर का वैभवशाली नगर पहले लुटेरों का शिकार हुआ और उसके बाद विजेताओं के प्रतिशोधी लोभ का। 5 माह के प्रवास के पश्चात कहते हैं जब चारों सुल्तान लूट के माल से लदे हुए विदा हुए तो कहते हैं नगर जो था खंडर बन चुका था। उसके पश्चात अरविदु वंश आया। कहते हैं यद्यपि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य पंगु बन गया था, किंतु वह उसके अस्तित्व को नहीं मिटा सका। विजय के उपरांत चारों सुल्तानों में ईर्ष्या कहते हैं पैदा हो गई थी, जिसके कारण वे विजयनगर का अंत करने के लिए मिलकर कार्य नहीं कर सके। उनके इन्हीं आपसी कलह के कारण विजयनगर अपनी खोई हुई भूमि और शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सफल हो सका था। 1570 में सदाशिव को पच्युत कर रामराय का भाई तिरुमाल विजयनगर की गद्दी पर बैठा था और उसने एक नवीन वंश की स्थापना की थी, जिसे अरविदु वंश कहा गया था। उसने विजयनगर को पुनः शक्तिशाली बनाया। तिरुमाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रंग द्वितीय शासक बना। कहते हैं वह एक योग्य शासक था। 1586 ईस्वी में उसकी मृत्यु होने पर उसके भाई वेंकट द्वितीय शासक बना, जिसने 1614 ईस्वी तक शासन किया। कहते हैं लेकिन वह एक कमजोर शासक था, जिससे राज्य भी निर्बल होने लगा था। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो रंग तृतीय था, जो कि अत्यंत ही दुर्बल था। उसकी कमजोरी से लाभ उठाकर सामंतों ने स्वतंत्र होना शुरू कर दिया था, जिससे शीघ्र ही विजयनगर साम्राज्य जो है वो छिन्न भिन्न हो गया था। धन्यवाद।